तो आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपन सामाजिक का मतलब एसएसटी का या सामाजिक विज्ञान जिसे तुम कहते हो उसका चैप्टर नंबर 1। अच्छा ध्यान रखना ये चैप्टर है तुम्हारे भूगोल वाले पार्ट का, मतलब भूगोल वाली जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास। पहली बात तो मैं बता दूं कि वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। इसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिलेगी एक बात समझना। सबसे पहले तो इसमें नोट्स मिलेंगे तुम्हें। नोट्स का मतलब ये सब जो लाइनें लिखी है ये उस चैप्टर में से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन पेपर में आने लायक है। दूसरी बात, तुम्हें इसमें से 1 नंबर वाले जो हिडन क्वेश्चन है, मतलब नोट्स के अंदर से ही कोई क्वेश्चन बनता है तो वो वाले क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। 3 से 5 नंबर के जो भी हिडन क्वेश्चन है, मतलब जो इस क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से बनते हैं वो वाले क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। उसके अलावा पाठ्य पुस्तक के जो अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी इस वीडियो में मिल जाएंगे। मतलब आप अगर अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हो ना तो इस चैप्टर में से आने वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसके अलावा कहीं से भी नहीं जाने वाले। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और देखना किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बनने वाले हैं। पहली बात तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए उसके बारे में। चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास, इसमें से अब लाइनों को पढ़ते हैं। देखना, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, मतलब हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी का मतलब जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो सब क्या कहलाते हैं? संसाधन। मतलब हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में जो भी प्रयुक्त किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जीवमंडल से जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुओं द्वारा प्राप्त निर्मित संसाधन जैसे लकड़ियों से आदि से, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक फिजिकल, रासायनिक, केमिकल और यांत्रिक मैकेनिकल प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है वो सब नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब कोई उपकरण है, कोई संसाधन थे जो पहले, उन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः वापस उपयोगी बनाया जा सकता है वो सब कौन से संसाधन कहलाएंगे? नवीकरणीय संसाधन। जैसे वायु, जल, सूर्य, प्रकाश आदि। जैसे जल था, जल से हमने कोई डैम बनाया, वहाँ से बिजली उत्पादन करने के लिए संसाधन बनाया, तो वो संसाधन हमारे लिए क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन होगा। इसके बाद वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिनका उपयोग हम केवल एक बार कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते, वो सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे खनिज। निजी स्वामित्व वाले व्यक्तित्व संसाधन कहलाते हैं। निजी स्वामित्व, जैसे किसी ने खुद ने स्वयं ने कोई संसाधन बनाया है, वो संसाधन कौन से होंगे? व्यक्तित्व संसाधन। और वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। तो अगर किसी एक इंसान का होगा तो व्यक्तित्व संसाधन है, सभी लोगों के लिए यूज़ होगा तो सामुदायिक संसाधन है। सिंपल सी लैंग्वेज है ना, इस लैंग्वेज को ध्यान रखना, बहुत आसान लैंग्वेज के नोट्स हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे इंडिया है, उसके अंदर अगर कोई संसाधन मौजूद है तो उस संसाधन को कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी ने कोई संसाधन बनाया, निजी व्यक्ति ने, उसको भी राष्ट्र के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जा सकता है, मतलब लिया जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? फिर राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। और वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान हो परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा हो उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे बहुत से संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? संभावी संसाधन। तीसरा, वे संसाधन जिनके सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने किसी संसाधन के लिए सर्वे भी कर लिया, उसके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है लेकिन अभी तक उपयोग नहीं किया, उन्हें क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। मतलब वो भी विकसित हैं। प्रकृति में उपलब्ध होने वाले पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच के बाहर हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? भंडार कहलाते हैं। इसके आगे देखना, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे। वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो, वो सब क्या है? सतत पोषणीय विकास। संसाधन नियोजन क्या होता है? ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।
वो सब क्या है? संसाधन नियोजन, मतलब किन्हीं भी संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित रूप से करना, एक प्लानिंग करके किसी भी संसाधन का उपयोग करना, मतलब उनका नियोजन करना, वो सब क्या है? संसाधन नियोजन। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का न्यायसंगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग, जिससे संसाधनों का अपव्यय न हो। कोई भी संसाधन है उसका उतना ही यूज़ करना जितना अपने काम आ रहा हो, उसका कोई दुरुपयोग न करना, वो सब आएंगे संसाधन संरक्षण में। भूमि निम्नीकरण, विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना, वो है भूमि निम्नीकरण। कोई भी मृदा है उसका कृषि के योग्य न रह पाना, वो किसके अंतर्गत आता है? भूमि निम्नीकरण के अंतर्गत। निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, वो क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। आगे देखना, कुल बोया गया क्षेत्र। कुल बोया गया क्षेत्र क्या है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना, मतलब अगर प्रति भूमि ऊपर की भूमि उसको भी जोड़ लिया जाए तो वो क्या है? कुल बोया गया क्षेत्र। प्रति भूमि क्या होती है? वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती है और खाली छोड़ दिया जाता है, वो क्या है? प्रति भूमि। बंजर भूमि क्या है? वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती है तथा जो पहाड़ी, रेतीली अथवा दलदली होती है, वो क्या है? बंजर भूमि। मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर कोई पैदावार हो ही नहीं, पैदावार का मतलब है जहाँ पर हम कृषि कर ना पाएँ, वो सब क्या है? बंजर भूमि। मृदा में देखना, लेटेराइट मृदा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत की तेजी से कटाव से निर्मित मृदा, वो कौन सी मृदा है? लेटेराइट मृदा। मृदा अपरदन क्या होता है? प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना, वो क्या है? मृदा अपरदन। जैसे मान लो कोई पहाड़ था, इस पहाड़ पर से यहाँ की जो मिट्टी थी वो खिसक करके नीचे वाले मैदानी भाग में आ जाना, ये क्या है? मृदा का अपरदन। उत्खात भूमि क्या है? प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। उत्खात भूमि कहाँ से निर्माण होगा इसका? प्रवाहित जल पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से। जैसे मान लो कोई पहाड़ है या कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पर जैसे मान लो इस पे वर्षा के द्वारा इस पर्वत पर जैसे वर्षा गिरेगी, यहाँ से ये जो मिट्टी है पहाड़ की वो नीचे खिसक करके आना, उससे क्या होगा? इस पहाड़ की मिट्टी से उत्खात भूमि का निर्माण होगा। या फिर पवनों के द्वारा कहीं पर मिट्टी का इकट्ठा हो जाना, वो सब क्या है? उत्खात भूमि के अंदर आएगा। अब देखते हैं इसके जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनमें क्या क्या आते हैं, ध्यान से सुनना। भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है? जो नदियों के द्वारा लाई जाती है, और इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। ठीक है, इसका कारण भी ध्यान रखना। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र, एमपी वाला, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र देखना, तुम्हारा राजस्थान नहीं, भारत बनाते हैं, ये लंबा सा भारत हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पर था महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और फिर मालवा वाला क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इनमें ध्यान रखना, काली रेगन मृदा पाई जाती है, काली मृदा या रेगन मृदा। और इसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा और आग्नेय शैलों के द्वारा होता है। इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो ज्वालामुखी के मैग्ना तथा आग्नेय शैलों के द्वारा हुआ। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारकों के नाम लिखने हैं। महत्वपूर्ण कारकों के नाम लिख देना, इनमें से किन्हीं भी दो का। उच्चावच है, जनक शैल है, जलवायु है, वनस्पति है, संस्तर शैलें है, ह्यूमस है, समय है। इन सब के कारण किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में से किन्हीं दो मृदाओं के नाम, इनमें से कोई सी भी दो मृदाएं लिख देना तुम। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, वनस्पति मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। ठीक है, तो इनमें से किन्हीं दो मृदाओं का नाम तुम्हें लिख करके आना है। अब वन मृदा क्या है और इसकी दो विशेषताएं हमें बतानी है। नदी घाटियों मृदा दोमट सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों के द्वारा होता है। ये विशेषता है इसकी। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों के द्वारा होता है। ये तो है वन मृदा की विशेषता। और हिमालय के हिम क्षेत्रों में भी अधिसिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। ये इसकी दो विशेषताएं तुम्हें याद रखनी है। मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं बतानी है। तीन में से दो विशेषताएं बता देना कि मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है। इसका रंग लाल और भूरा होता है, रेतीय और लवणीय होती है, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। कुछ विशेषताएं बता देना।
पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथ्वी सम्मेलन जो किया गया था 1992 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना, ये था उसका मुख्य उद्देश्य। ध्यान रखना, क्वेश्चन अपने 1 नंबर वाले चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने को आंसर लिखना है। एजेंडा 21 क्या था? एक कार्यसूची जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं तथा सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटान है। ये था एजेंडा 21। किसी के पास अगर नोट्स नहीं लिखे हुए हैं ना, तो सबसे बढ़िया बात मैं बताऊँ ना, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चन को भी आप हैंड रिटन कर लेना आराम से, ठीक है। किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां सोपानी कृषि होती है, सीढ़ीदार कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि का क्या लाभ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। यहाँ पर बता दिया हमने 2 राज्यों के नाम, इनमें से किन्हीं भी 2 राज्यों का नाम लिख देना। और इस प्रकार की कृषि का क्या लाभ है? तो यह मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। सीढ़ीदार कृषि देखना एक बार, जैसे कोई भी पहाड़ी इलाके है ना, ये पूरा पहाड़ था लेकिन इसको बीच बीच में से काट करके कैसा बना दिया? ऐसे सीढ़ीदार, स्टेप वाइज ऐसे काट काट करके एक पहाड़ को ऐसा बना दिया इन्होंने। अब ये बनाने से होगा क्या, समझना एक बार। पहाड़ पहले ऐसा था, अगर मानो बारिश यहाँ होती तो सारी जो मिट्टी थी वो बह कर के सीधा कहाँ आ जाती? मैदानी इलाकों में आ जाती ना। लेकिन पहाड़ी पर सीढ़ी नुमा खेती बनाने से क्या हुआ? जहाँ से ही बारिश होगी ना, वो मिट्टी बह कर के इस वाले खेत में रुक जाएगी, इसमें नहीं रुकेगी तो अगले वाले खेत में रुक सकती है। उसको एक रुकने के लिए मैदान मिल गया। इसलिए इस सीढ़ीदार खेती का विशेषता क्या है कि इसमें मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ से मृदा अपरदन होता तो वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता? मैदानी इलाकों में। लेकिन यहाँ से मृदा जो बही वो कहीं पर रही? केवल इस पहाड़ पर ही रही, ठीक है। तो इससे मृदा अपरदन हुआ नहीं। तो इसका लाभ क्या मिला हमें? इसका लाभ ये हुआ कि इससे मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसी 2 मानवीय क्रियाओं को लिखना है जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। अति पशुचारण, इससे भी निम्नीकरण होता है। वनोन्मूलन होता है, वनों को काटना वगैरह। खनन, हम कहीं पर किसी भी खनिज की जांच करें या खनिज निकालने के लिए किन्हीं पहाड़ों को या वनों को, इनको आदि को नष्ट करके वहाँ से खनिज उत्पादन करना, वो है खनन। अत्यधिक भूजल का निष्कासन, ये सब किसके कारण है? मानवीय क्रियाएं जिनके कारण भूमि का निम्नीकरण होता है, ठीक है। अब है, ये तो थे 1 नंबर के क्वेश्चन। अब देखना आगे से 3 से 5 अंक वाले क्वेश्चन। 3 से 5 अंक में तुम्हें लिखना कितना होगा वो सब मैटर करता है।